नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत में निवेश की अपार संभावनाएं। भारत दक्षिण कोरिया बिजनेस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। भारत और कोरिया स्टार्टअप हब का किया शुभारंभ। सियोल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। नेल्लोर में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कई रेल परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। नेल्लोर चेन्नई सेंट्रल पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नेल्लोर में ऑल इंडिया रेडियो के एमएम स्टेशन का भी शुभारंभ। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सुनवाई आज होगी पूरी। अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर भारत ने की पाकिस्तान की शिकायत। भारत की पाकिस्तानी सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करने और सिविल कोर्ट में मामले की निष्पक्ष सुनवाई की मांग। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का दूसरा दिन तेजस के नाम। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने की तेजस विमान की सवारी। स्वदेशी तकनीक से निर्मित विमान को डीआरडीओ से कल ही मिला है फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप का आज दिल्ली में होगा शुभारंभ। केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ करेंगे शुरुआत। 23 से 27 फरवरी तक चलेगी प्रतियोगिता। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में भारत दक्षिण कोरिया बिजनेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया को भारत का सही मायने में साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में दोनों देश एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दक्षिण कोरिया से 10 बड़े सहयोगी देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच 2018 में $21.5 बिलियन का व्यापार हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारत कोरिया स्टार्टअप हब का भी शुभारंभ किया। While we work for realizing the Indian dream, we seek like-minded partners. And among them, we see South Korea is truly natural partner. India-Korea business relations have come a long way in past decade, and especially closer in the last few years. India is among top 10 trade partners of Korea, and India is the 6th largest export destination for Korean goods. Our trade volume has reached $21.5 billion for the calendar year 2018। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। 7% से ज्यादा रफ्तार से बढ़ती देश की अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था 7% की रफ्तार से नहीं बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में सरकार ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कई कड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय संस्थानों ने भी भारत की रैंकिंग में सुधार किया है। बीते 4 साल में भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बड़ा सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4 साल में देश में $250 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। To become a $5 trillion economy in the near future. No other large economy in the world is growing at over 7% year after year. Hard policy decisions such as the introduction of goods and service tax have been taken. In the last 4 years, we have jumped
65 places in the World Bank's Ease of Doing Business ranking to 77th. And we are determined to move into the top 50 next year. We are one of the most open countries for foreign direct investment today. More than 90% of our sectors are now on automatic route for approval. As a result of this and the confidence in India, we have received FDI worth over $250 billion over the past 4 years. प्रधानमंत्री ने सोल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि बापू कहते थे कि भावी पीढ़ी से हमें उनका अधिकार छीनने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश मानवतावादी शक्तियों को आतंकवाद के खिलाफ एक होने की प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का संदेश दिया था और वो विश्व मानव थे और वो दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। आज मानव जात पूरे विश्व में 2 गंभीर संकटों से जूझ रही है। एक संकट है आतंकवाद का और दूसरा संकट है क्लाइमेट चेंज का। अगर महात्मा गांधी के जीवन को देखें तो इन दोनों समस्याओं का समाधान महात्मा गांधी के जीवन में, उनके आदर्शों में और उनके उपदेश में हम रास्ता खोज सकते हैं। दूसरा, आज जो हम मानव जात आतंकवाद के भयंकर संकट से गुजर रही है, आतंकवाद ने पूरी मानवता को ललकारा है। ऐसे समय महात्मा गांधी का संदेश मानवता की एकता का, मानवीय मूल्यों का, महात्म्य का और अहिंसा के माध्यम से, हृदय परिवर्तन के माध्यम से हिंसा के रास्ते पर गए हुए लोगों को लौटाने का आज भी विश्व के लिए मानवता की शक्ति पर बल देने का, मानवीय शक्तियों का एकत्र होने का संदेश आज भी उन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मानवतावादी शक्तियों को एक करने की प्रेरणा देता है। इसी धरती के संतान मेरे मित्र बान की मून जब यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, तब 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती को यूएन ने पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। एक प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ ये एक रास्ता प्रशस्त करने का बहुत ही उत्तम अवसर 2 अक्टूबर बना है। और सोल से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आगे अगर बात करें तो किस तरह से कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का आज? और कुछ ही पलों पहले प्रधानमंत्री ने होन्जे यूनिवर्सिटी में आज महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर आज कई ऐसी बातें कही जो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, चाहे आतंकवाद की बात हो या जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे की। देखिए, आगे जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो ये है कि गिम्हे में जिस राजकुमार के साथ अयोध्या की राजकुमारी की शादी हुई थी, वो गिम्हे के मेयर यहाँ आएंगे सियोल में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें प्रतीक के रूप में महाबोधि का एक सैपलिंग पेश करेंगे, उन्हें गिफ्ट करेंगे। उसके अलावा इंडो कोरिया पार्लियामेंट्री फोरम है, उसकी स्थापना करनी है। उसके बाद प्रधानमंत्री साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ एक प्राइवेट डिनर में, जिसमें कि अनौपचारिक तौर पे उनके बीच में बात होगी, और उसके अलावा वो इंडियन कम्युनिटी के साथ भी रात में मिलेंगे। तो ये आज का काफ़ी समझिए कि आज का कार्यक्रम बेसिकली जनसंपर्क का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कोरिया के विभिन्न वर्गों के साथ और उसके बाद फिर भारत के लोगों के साथ भी एक संपर्क स्थापित करके एक न सिर्फ समीक्षा करना चाहते हैं, बल्कि आगे के भारत के बारे में भी उन्हें एक नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके पहले जो सबसे अहम बात है प्रीति, वो ये है कि भारत
भारत और कोरिया दोनों ने महसूस किया है पिछले 4 सालों में जो संबंध विकसित हुए हैं, दोनों ने महसूस किया है कि आर्थिक और निवेश की संभावनाएं बहुत हैं और उन संभावनाओं को किस तरीके से और ज़्यादा टैप किया जा सकता है, इसी पे सारी बातचीत हुई है। और इसीलिए प्रधानमंत्री बिल्कुल अखिलेश, इसी पर अगर बात करें तो जो उद्योगपतियों का कार्यक्रम था जिसे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, उसमें साफ तौर पर कहा कि भारत आज एक उम्मीदों का देश बनकर उभरा है, जहां हर किसी के लिए अवसर हैं। न्यू इंडिया के निर्माण के लिए साउथ कोरिया एक अहम साथी रहा है। इस मोर्चे पर भागीदारी किस दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है? यही बात मैं कह रहा हूं प्रीति की जो साउथ कोरिया के ट्रेड मिनिस्टर भी मौजूद थे, जिसमें मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे, और ट्रेड मिनिस्टर ने साफ साफ कहा कि हमें भारत पे अब यह विश्वास हो गया है कि हम भारत में सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। दूसरी बात, एक जो वैश्विक स्थिति है इधर के दिनों की, आप देख रहे हो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में शांति के प्रयास तेज हो गए हैं और चीन में जो उत्पादन है वो काफ़ी महंगा हो गया है। ऐसे में उनको भी लग रहा है कि भारत उनके निवेश के लिए सबसे सुगम, सबसे अहम और सबसे एक, चूंकि ट्रांसपेरेंट है, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसलिए उनका सुरक्षित निवेश हो सकता है। उन्होंने लेकिन एक अपील की कि भारत अपने जो नियम कानून है, रेगुलेशन है, उसको और शिथिल करे ताकि कोरिया के लोगों को निवेश करने में सहूलियत हो। लेकिन इसके साथ उन्होंने इस बात की काफ़ी तारीफ की, मुझे आश्चर्य भी हुआ कि कोरिया की धरती पे कोरिया के ट्रेड मिनिस्टर ने कहा कि जीएसटी के आने के बाद कोरिया के निवेशकों को काफ़ी सहूलियत मिली है। तो उन्होंने जीएसटी को बहुत बड़ा कदम बताया निवेशकों के दृष्टिकोण से। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से रुचि बढ़ी है साउथ कोरिया के निवेशकों की, वो आगे आने वाले दिनों में और तेज होगी और यह भारत पर निर्भर करता है कि किस तरीके से उस निवेश को सुगम और अपने जो नियम कानून है, अपनी जो स्थानीय व्यवस्था है, स्थानीय जो कानून व्यवस्था है, उन सारे को इतना सुगम बनाए ताकि वहां के निवेशक यहां निवेश कर सके। यह दोनों के लिए काफी विन विन सिचुएशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दक्षिण कोरिया दौरा, मई 2015 में वो इससे पहले गए थे और पिछले साल जुलाई में मून जेइन भी भारत आए थे और माना जा रहा है कि इस यात्रा से दक्षिण कोरिया के साथ भारत की विशेष सामरिक साझेदारी मजबूत होगी और एक्ट ईस्ट नीति में नया आयाम जरूर जुड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और इससे पहले 2 दिवसीय दौरे पर दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचने पर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर मौजूद कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी दी गई। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों और हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। प्रधानमंत्री ने स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर आए भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। एयरपोर्ट और होटल में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता में आपसी हितों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर स्थिरता बनाए रखना बातचीत के अहम बिंदु होंगे। कोरिया प्रायद्वीप मसले पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने को लेकर बातचीत के अलावा अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। दक्षिण कोरिया इसरो के सहयोग से अपना उपग्रह विकसित करना चाहता है, साथ ही रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सहयोग बढ़ाने का भी इच्छुक है। प्रधानमंत्री को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन स्थापित करने में योगदान के लिए सोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत, सऊदी अरब और विश्व समुदाय को एकजुट होकर काम करना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में आयोजित भोज के अवसर पर वो बोल रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने सऊदी अरब में निवेश किया है, जिससे वहां रोजगार के अवसर बढ़े हैं। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल बिन अहमद अल जुबैर ने कहा है कि रियाद जैश सरगना मसूद अजहर समेत किसी भी आतंकी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित कराने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि कोई भी आतंकवादी या अन्य व्यक्ति जो आतंकवाद का समर्थन या उसकी आर्थिक मदद करता है, उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि भारत और सऊदी अरब ने अपने आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और ऊर्जा संबंधों को खरीदार और विक्रेता से आगे बढ़ाते हुए सामरिक गठजोड़ में तब्दील करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। सऊदी अरब ने भारत में $100 अरब निवेश करने की घोषणा की है। दोनों नेताओं के बीच कल दिल्ली में विस्तृत बातचीत हुई। सऊदी अरब की ओर से यह निवेश ऊर्जा, तेल शोधन, पेट्रोकेमिकल्स, आधारभूत ढांचा जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। Both sides agreed to set up a strategic partnership council which will be guided by Prime Minister and the Crown Prince and have ministerial representation covering all aspects of our bilateral relations. This is an extremely important development in line with the desire of Saudi Arabia to deepen partnership with 8 strategic partners, one of whom is India. The Prime Minister welcomed the announcement of His Royal Highness, the Crown Prince, to invest $100 billion in India in a range of areas like energy, refining, petrochemicals, infrastructure, agriculture, manufacturing, etc. इसके अलावा सऊदी अरब सरकार के भारत के लिए हज कोटा बढ़ाने और सऊदी जेलों में कैद 850 भारतीय कैदियों को रिहा करने का भी आदेश दिया। Saudi Arabia have decided to increase the quota for Hajj pilgrims from India to 2 lakhs. This gesture was deeply appreciated. India has also decided to extend e-visa facilities to Saudi nationals. Issue of prisoners was discussed, and the reaction from the Saudi side was a positive reaction. But at this point of time, we are working through this, but it was very much taken up. जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 18 अलगाववादियों और 155 नेताओं का सुरक्षा कवर हटा दिया है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के करीबी वाहिद मुफ्ती और पूर्व IAS अधिकारी शाह फैसल भी शामिल हैं। राज्य के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। समीक्षा बैठक में ये महसूस किया गया कि इन अलगाववादी नेताओं को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य के सीमित संसाधनों की बर्बादी है, जिनका प्रयोग किसी अच्छी जगह पर किया जा सकता है। खतरे की आशंका और गतिविधियों का आकलन करने के बाद 155 राजनीतिक व्यक्तियों और कार्यकर्ताओं का भी सुरक्षा कवर हटाया गया है, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं थी। सूची में PDP के नेताओं का भी नाम शामिल है। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह हाल ही के ऑपरेशंस के दौरान जैश की टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद पैदा हालात की समीक्षा करने के लिए कल श्रीनगर पहुंचे। चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने परिचालन और प्रशासनिक पहलुओं पर सेना कमांडर को अपडेट दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने श्रीनगर में सेना के बेस अस्पताल जाकर ऑपरेशंस के दौरान घायल जवानों से मुलाकात करके उनका हाल जाना। इस बीच पुलवामा में CRPF पर हुए आतंकी हमले को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फिर से केस दर्ज किया है। इसी के साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुलवामा आतंकी हमले की जांच औपचारिक रूप से अपने हाथ में ले ली है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान और चीन को नसीहत दी है। ट्रंप प्रशासन ने दोनों देशों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने को कहा है। अमेरिकी सरकार ने साफ कहा है कि आतंकियों को पनाह ना दी जाए और उनका किसी तरह से सहयोग भी ना किया जाए। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुलवामा आतंकी हमले को खौफनाक हालात बताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा होगा कि वो मिलकर रहें। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस ने कहा था कि वो सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को भारत ने पाकिस्तानी वकील की अभद्र भाषा पर सख्त आपत्ति जताई। दूसरे दौर की सार्वजनिक सुनवाई शुरू होने के बाद ही भारत के वकील हरीश साल्वे ने ICJ में पाकिस्तान के वकील द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और संयुक्त राष्ट्र अदालत से कहा कि वो पाकिस्तानी वकील को हद में रहने के लिए कहें। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने कल मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपनी दलीलें रखीं।
अदालत में भारत का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करने, सिविल कोर्ट में मामले की निष्पक्ष सुनवाई और कुलभूषण जाधव को काउंसिलर की पूरी पहुंच दिलाने की मांग की। सुनवाई के आखिरी दिन आज पाकिस्तान अपनी दलील पेश करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने नेल्लोर में आज कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नेल्लोर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास, कृष्णपट्टनम के रापुर तक सभी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुख सुविधाओं के प्रावधान, नेल्लोर, गुडूर और रेणीगुंटा रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई समेत कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नेल्लोर चेन्नई सेंट्रल पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इससे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 11 crore with 11 crores Tirupati railway station is being upgraded. Nellore South Station foot-over bridge has been a dream since my childhood. Since my childhood, and you have to go that road. If the rain comes, the water is full. You have to swim under the railway bridge. Now the railway foot-over bridge will be able to help them also. My dear sisters and brothers, India is moving faster, and it's a major growing economy in the world. As a burgeoning economy with a huge youth population that is witnessing urbanization at a massive scale and fast industrialization, India's transport needs are also rising exponentially. A sustainable, modern, economic and efficient transformation sector would play a key role in India's economic growth. World is moving faster. India is moving much more faster. World economy is 3% growth. China is 6.8%. India is 7.3, 7.4%. We should all feel proud of the growth of the country. उपराष्ट्रपति ने नेल्लोर में ऑल इंडिया रेडियो एफएम स्टेशन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर समेत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि नेल्लोर में एक स्थानीय एफएम होना उनका लंबे समय से संजोया गया सपना था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तेलुगु में ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण से किसानों, छात्रों और स्थानीय लोगों को देश और दुनिया की घटनाओं के साथ योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ ही कहा कि सामुदायिक रेडियो देश के हर कोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय रेडियो राहत और बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का संचार करता है, जब अन्य माध्यम अनुपयोगी हो जाते हैं। भारतीय सेना प्रमुख बिपिन रावत ने बेंगलुरु में चल रहे एयर शो में तेजस की सवारी की। स्वदेश में बने LCA तेजस को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल गई है। भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस MKI को अंतिम संचालन की मंजूरी कल मिल गई। वायुसेना ने इस बात की स्वीकृति देने के साथ ही तेजस को रिलीज टू सर्विस सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। तेजस को DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है। देश में दिसंबर 2018 में संगठित क्षेत्र में 7,16,000 रोजगार के अवसर पैदा हुए। ये इसका 16 माह का उच्च स्तर है। इससे पहले दिसंबर 2017 में 2,37,000 रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ताजा रोजगार आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से सितंबर 2017 से दिसंबर 2018 के दौरान 72,32,000 नए अंशधारक जुड़े हैं। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इसे स्वीकृति दी थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिले। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर देशवासियों से आग्रह किया है कि अपनी मातृभाषा का अधिकाधिक प्रयोग करें, उसे और समृद्ध करें। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि मातृभाषा ही आपकी भावनाओं को सच्ची अभिव्यक्ति दे सकती है। सभी मातृभाषाओं की रचनात्मकता का आदर करें। वही बात खेलों की। ISSF विश्व कप का आज आगाज होगा। खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ आज ISSF की विश्व कप प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। विश्व कप प्रतियोगिता के मुकाबले 23 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेंगे। ये प्रतियोगिता भारतीय निशानेबाजों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि टोक्यो में 2020 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए 16 निशानेबाजों का कोटा इसके आधार पर तय होगा।
और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।